अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइड्स की, यानी नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हमने पढ़े हैं उनकी रिएक्शन के बारे में और उनको बनाने के तरीके हम देखेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड से। तो जब अमोनियम नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर N2O का फॉर्मेशन होता है और जो अमोनियम नाइट्रेट होता है ये स्फोटक होता है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की। तो ये जो अभिक्रिया है, ये दोनों अभिक्रिया ये इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक है, तो जब भी कॉपर की अभिक्रिया आप तो एक थ्योरेटिकल इसको ध्यान रखना, जब कॉपर की अभिक्रिया हम तनु अर्थात डाइल्यूट HNO3 के साथ करते हैं तो क्या बनता है, NO। ठीक है, आप तो ऐसे ध्यान रखना, जब कॉपर की अभिक्रिया हम तनु HNO3 के साथ करेंगे तो बनेगा NO। हमें केवल मेन प्रोडक्ट से मतलब है, बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और जब कॉपर की अभिक्रिया हमने तनु की जगह किसके साथ कर दी, सांद्र के साथ में, तो NO की जगह क्या बन जाएगा, NO2। तो ये दोनों रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है कि जब कॉपर की अभिक्रिया हम तनु HNO3 के साथ करेंगे यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ करेंगे तब तो बनेगा NO, और कंसंट्रेट लेंगे तो क्या बन जाएगा, NO2। ठीक है, अब चर्चा करते हैं नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड की। तो लेड नाइट्रेट को हम जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ठीक है, अब जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी है इसकी अभिक्रिया हम जब जल के साथ करते हैं तो नाइट्रोजन के 2 ऑक्सो अम्ल बनते हैं। ये तो हो गए आपके नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, और ये बनेगा नाइट्रस एसिड। ठीक है, और जब NO2 की अभिक्रिया हम फॉस्फोरस के साथ करते हैं तो क्या बनता है, P2O5। और जो P2O5 होता है ये निर्जली कारक है, यानी क्या काम करता है, ये H2O को रिमूव करता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले N2O पढ़ा, जब अमोनियम नाइट्रेट को हम गर्म करेंगे तो N2O बनता है। उसके बाद में हमने नाइट्रिक ऑक्साइड की 2 अभिक्रिया पढ़ी, जब कॉपर की अभिक्रिया हम तनु HNO3 के साथ करते हैं तो NO बनेगा, और जब कॉपर की अभिक्रिया हम सांद्र के साथ करेंगे तो सांद्र HNO3 के साथ करेंगे तो NO2 बनता है। और NO2 बनाने का एक दूसरा मेथड और भी क्या है, जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, NO2, और NO2 की अभिक्रिया हम H2 के साथ करते हैं तो 2 प्रकार के नाइट्रोजन का ऑक्सो अम्ल बनते हैं, एक बनता है नाइट्रिक एसिड और दूसरा बनता है नाइट्रस एसिड। ठीक है, अब अगले ऑक्साइड की ओर चलते हैं जिसका नाम है N2O3। तो सिंपल रिएक्शन है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवा देते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ में। तो केवल हमें जोड़ना है, एक और एक कितने हो जाएंगे, 2, और 2 और एक कितने हो जाएंगे, 3। और जब इस N2O3 की अभिक्रिया हम जल के साथ करेंगे तो हमें 2 मॉलिक्यूल किसके मिलते हैं, नाइट्रस अम्ल के। ये ध्यान रखना। ठीक है, जब NO2 की अभिक्रिया हम जल के साथ करवा रहे थे तो दोनों प्रकार के ऑक्सो अम्ल प्राप्त हो रहे थे, लेकिन जब N2O3 की अभिक्रिया हम H2 के साथ करवाएंगे तो हमें केवल नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्सो अम्ल, नाइट्रस अम्ल प्राप्त होता है। अब चर्चा करते हैं लास्ट ऑक्साइड की, कौन सा है, N2O5। तो जब भी हम नाइट्रिक अम्ल में P2O5 मिलाते हैं, और मैंने अभी बोला P2O5 जो होता है वो H2O को हटाने का काम करता है, तो HNO3 के 2 मॉलिक्यूल से जब H2 निकलेगा तब क्या बनेगा, N2O5, यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ से कम हो गए तो 2 नाइट्रोजन ये रहे, ऑक्सीजन कितने, 6 में से एक किसके रूप में चला गया, H2 के रूप में, तो क्या बच गया, O5।
और ये ऑर्गेनिक के अंदर हम पढ़ेंगे N2O5 और H2SO4 को हम जब एक साथ मिलाते हैं तो जो एजेंट बनता है, जो अभिकर्मक बनता है, उसे हम कहते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट। यानी इसका कार्य क्या है, NO2+ को जोड़ना। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम जब कार्बनिक रसायन वाला जो भाग है उसके अंदर करेंगे। अब चर्चा करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्ल की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की। तो ये संरचना मैंने दे रखी है नाइट्रिक एसिड की। ठीक है, अब ये संरचना भी इजी है। कैसे? जैसे कि हमने NO2 की संरचना बनाई थी इस प्रकार से। ठीक है, ये एक इसके पास में क्या था, इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस सिंगल इलेक्ट्रॉन का यूज ये किसके साथ करेगा, जो एक ऑक्सीजन बच गया है उसके साथ में, इस प्रकार से। ठीक है, और 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा इसके साथ में, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार आप HNO3 की संरचना बना सकते हो। ठीक है, कोई डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर नहीं है। अब इसको बनाने के मेथड पे चर्चा करते हैं। तो इसके बनाने के कौन कौन से तरीके हमारे पास है। सबसे पहला है प्रयोगशाला विधि। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब सोडियम नाइट्रेट को हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करते हैं तो कुछ नहीं करना है हमें, सोडियम जो है ना Na को HSO4 के साथ जोड़ना है। तो ये बन गया सोडियम बाई सल्फेट, बचा क्या, एक हाइड्रोजन और NO3, तो ये बन गया HNO3। जो हमारी काम की अभिक्रिया है वो कौन सी है, इसकी औद्योगिक विधि, जिसका नाम क्या है, ओस्टवाल प्रक्रम। तो ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ मैंने अभिक्रिया दे रखी है। जब अमोनिया को हम ऑक्सीजन के साथ में गर्म करते हैं या इसके रिएक्शन करवाते हैं, ये हमारे पास उत्प्रेरक हो गए PT और RH। कितना टेम्परेचर रख रहे हैं हम, 850 डिग्री सेल्सियस। तो किसका फॉर्मेशन होता है, NO का, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड का। और इस नाइट्रिक ऑक्साइड की अभिक्रिया हम जब O2 के साथ करवाते हैं तो क्या बनती है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। और हमें पता है जब NO2 की अभिक्रिया हम H2 के साथ करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा, नाइट्रिक अम्ल का। और हमें क्या प्राप्त हो रही है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, और थोड़ा बहुत इसके अंदर क्या बनता है, नाइट्रस अम्ल। तो इसको आप इजी वे में इस प्रकार से भी लिख सकते हो। आपको फर्स्ट स्टेप ध्यान रखना है, जब अमोनिया को हम O2 के साथ गर्म करते हैं तो बनता है आपके NO। ठीक है, अब इस NO की अभिक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं, हाफ O2 के साथ करवाते हैं, तो बन जाएगा NO2। अब कोई समस्या नहीं है, आप NO2 की अभिक्रिया किसके साथ करवा दो, H2 के साथ में, तो क्या बन जाएगा, HNO3। आप तो केवल इतना भी यदि आप लिख दोगे तब भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये आपको मेथड अच्छे से ध्यान रखना है। तो अभी तक कितने मेथड आए हैं, सबसे पहला आया आपके, कौन सा आया, हापर प्रक्रम, जिसके अंदर हमने अमोनिया का फॉर्मेशन किया था। उसके बाद में कौन सा आया, ओस्टवाल प्रक्रम। तो ओस्टवाल प्रक्रम जब भी आए तो आपको इतना ध्यान रखना है कि हमें किस चीज़ का फॉर्मेशन करना है, हमें नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, अब इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी अभिक्रिया H2O के साथ में। तो हमें पता है नाइट्रिक अम्ल यानी प्रबल अम्ल है, तो ये अपना H+ आयन किसको देगा, H2O को देगा। तो ये बन जाएगा आपके H3O+। ठीक है, और इस पर चार्ज क्या आएगा, NO3-। अब जो काम की अभिक्रिया है 3 और 4, 3 जो सेकेंड वाली रिएक्शन है इसकी चर्चा हमने कर ली है। तो एक बार हम वापस कर लेते हैं। कॉपर की अभिक्रिया जब हम तनु HNO3 के साथ करते हैं तो क्या बनता है, NO। और यदि तनु की जगह हमने क्या ले लिया, सांद्र, तो क्या बन जाएगा, NO2। अब कॉपर की जगह हम क्या ले रहे हैं, जिंक। तो इनमें आपको एक रिएक्शन दोनों के अंदर कॉमन मिलेगी, कौन सी है, जो
कंसनट्रेट वाली है ये दोनों के अंदर कॉमन है। कैसे कि जब जिंक की अभिक्रिया हम सांद्र HNO3 के साथ करेंगे तब भी हमें क्या मिलता है, NO2। लेकिन तनु वाले में चेंजेज है। क्या चेंज है कि जहाँ जब कॉपर की अभिक्रिया हम तनु HNO3 के साथ करवा रहे थे तब तो NO बन रहा था, लेकिन यहाँ क्या बन रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये दोनों रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो केवल जो डाइल्यूट वाली रिएक्शन है उसमें परिवर्तन है। जब कॉपर आप ले रहे हो तब तो बनता है NO, और जिंक आप ले रहे हो तब क्या बनता है, N2O, ठीक है। अब चर्चा करते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट की, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये जो टेस्ट है वो हम मुख्यतः किसके लिए करते हैं कि उस विलयन में नाइट्रेट आयन है या नहीं है। तो हम उस विलयन के अंदर और क्या क्या चीज़ें डालते हैं, उसके अंदर हम डालते हैं फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का Fe+2 आयन, ठीक है। इसी प्रकार हम उसमें और क्या डालते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H+ आयन। तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि जब हम NO3- यानी नाइट्रेट, Fe+2 आयन और H+ आयन की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और Fe2 का ऑक्सीकरण होकर क्या बन जाता है, Fe3, ठीक है। अब जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो बना है इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवा देंगे, संकुल यौगिक के साथ में, ठीक है। FeS2 6 और इस पे चार्ज कितना है, +2 है। इसका नाम क्या होगा, हेक्सा एक्वा आयरन 2 आयन, ठीक है। तो इसका जो नोमेनक्लेचर है वो हम जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। अब जैसे ही इसकी अभिक्रिया हमने नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ करवाई तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ में भी क्या बना लेता है, संकुल यौगिक, और इस संकुल यौगिक का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का। हमें एक ब्राउन कलर की रिंग प्राप्त होती है। तो हम क्या आइडिया लगा लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट है, नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कहानी थी नाइट्रिक अम्ल की। अब चर्चा करते हैं हम फास्फोरस के अपर रूप की। तो फास्फोरस के 3 अपर रूप हमें मिलते हैं। कौन कौन से हैं, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। तो तीनों का जो फॉर्मूला है वो क्या है, P4 है, ध्यान रखना। और श्वेत फास्फोरस की मैंने यहाँ पे संरचना बना रखी है, ये किसकी जैसे लग रही है आपको, प्रिज्म के जैसे, P, ठीक है। आपको प्रत्येक जो बाहर वाली P है उनको आपको लाइन से जोड़ना है। इसी प्रकार इस P को इस P से जोड़ना है और इस P को इस P से जोड़ना है, यानी किसके जैसे बन रहा है, प्रिज्म के जैसे बन रहा है, ठीक है। अब जो अभिक्रिया आपको याद रखनी है और ये इम्पोर्टेंट है और रिएक्शन पूछी गई है, जब फास्फोरस की अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल के साथ करवाते हैं तो कौन सी गैस का फॉर्मेशन होता है, फॉस्फीन। ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ये रिएक्शन कई बार पूछी गई है कि जब वाइट फास्फोरस की अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल के साथ करवाते हैं तो फॉस्फीन बनती है। हमें मेन प्रोडक्ट से मतलब है, बाई प्रोडक्ट यदि याद नहीं भी रहे तब भी कोई समस्या नहीं है। और अगली रिएक्शन मैंने दे रखी है, जब P4 की अभिक्रिया हम 5O2 के साथ करवाते हैं तो P4O10 बनता है। अब बात करते हैं लाल फास्फोरस की। तो जब वाइट फास्फोरस के पास में एक दूसरा हम मॉलिक्यूल ले आते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, लाल फास्फोरस का। जैसे कि ये एक यूनिट हो गई, ठीक है। इसके पास में आपको क्या लानी है, दूसरी यूनिट लेके आनी और इन दोनों फास्फोरस को जोड़ देना है, ठीक है। तो इजी संरचना है, कोई समस्या नहीं है। अब चलते हैं अगले फास्फोरस की ओर, यानी ब्लैक फास्फोरस। तो यहाँ मैंने इनका अंतर परिवर्तन दे रखा है कि जब आप रेड फास्फोरस को 803 केल्विन पर बंद पात्र के अंदर
गर्म करते हो तो रेड फॉस्फोरस किस में चेंज हो जाता है, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस के अंदर। यानी इसके दो आपको रूप देखने को मिलते हैं, अल्फा और बीटा। इसी प्रकार जब वाइट फॉस्फोरस को अपन 473 केल्विन पर और अत्यधिक दाब पर यानी 4000 एटीएम से 12000 एटीएम तक अपन गर्म करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस के अंदर। तो आपको इतनी रामायण ध्यान नहीं रखनी है, आपको केवल वाइट फॉस्फोरस की संरचना, उसके बाद में ये अभिक्रिया ध्यान रखनी है कि जब भी P4 या वाइट फॉस्फोरस की अभिक्रिया वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल की प्रेजेंस में करवाता है तो क्या बनता है, फॉस्फीन बनती है। ठीक है, इसके अलावा लाल फॉस्फोरस में क्या करोगे आप, जो आपने जो वाइट फॉस्फोरस वाली संरचना बनाई है इसका एक और आप क्या बना दोगे, भाई बना दोगे इस प्रकार से इसका डुप्लीकेट। ठीक है, तो ये हो गया आपके रेड फॉस्फोरस। तो ये कहानी थी आपके फॉस्फोरस के अपरूप की।